हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज एक्सक्रीशन टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, जहां पर अक्सर हमने देखा है बच्चे गलती करते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल का पर्पस ही यही है फिलहाल कि जहां पर बच्चे गलती करते हैं वहां से उनको निकाल के बाहर लाना। तो इस सब टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में और कहाँ पर आप गलती करते हो उसके बारे में बताना, ताकि आप वो गलती ना दोहराओ और आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। तो आइए टॉपिक पर सीधा चलते हैं। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम आप समझ रहे हो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो आप समझ गए हो कि इस टॉपिक में कितनी गलतियां करते हो। आपने बहुत सारे टेस्ट पहले अटेम्प्ट किए होंगे और उस टेस्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारी गलतियां आपने की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को लर्न करने के बाद आप उन गलतियों को नहीं दोहराओगे। तो ये जो सब टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, इसमें एनसीईआरटी बुक में इसका जो किडनी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट में दे रखा है। तीनों पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि स्टोर्ड रहता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। इस हार्मोन का नाम एंटी डायूरेटिक क्यों है? इस हार्मोन का नाम एंटी डायूरेटिक इसलिए है, डायूरेसिस एक वर्ड है। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, और ये हार्मोन एक्सेसिव यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है। दैट्स वाई कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इस हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सारी बात अभी बताऊंगा। लेकिन बच्चों ये समझना चाहिए कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक होता है फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कंपलसरी होता है, वो ऑस्मोसिस के कारण होता है। लेकिन उस एब्जॉर्प्शन से यदि हमारी नीड पूरी नहीं हो पाती तो उन कंडीशंस में हमारे बॉडी में फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। और जो फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो एडीएच के कारण। और फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब भी आपको समझ लेना चाहिए। फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब होता है ओकेजनली। जब ऑस्मोसिस से आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी बॉडी के वाटर की, तो उन कंडीशंस में एडीएच का सिक्रेशन होगा और एडीएच आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि एडीएच किन कंडीशंस में हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है। तो ये हमने फ्लो चार्ट इसका बना रखा है। पहला स्टेप लिखा हुआ है डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। किन कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है? जैसे मान लो कि एक कंडीशन हम एज्यूम करें एक्सीडेंटल लॉस ऑफ ब्लड। जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उन कंडीशंस में ब्लड वॉल्यूम को कैसे रिस्टोर किया जाता है और उसमें एडीएच क्या रोल प्ले करता है। तो फ्लो चार्ट का अगला पार्ट देखो कि जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते ही दिस इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स। हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस पर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। उन कंडीशंस में जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो उन कंडीशंस में हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक हार्मोन है और हार्मोन अपने रिसेप्टर पर काम करते हैं। एडीएच के जो रिसेप्टर्स हैं, एडीएच के रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एडीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके डीसीटी पर। तो डीसीटी पर उसका एक्शन होगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और फिल्ट्रेट के साथ जो वाटर बाहर जा रहा था उस वाटर को वो ब्लड में ले आएगा। तो फिल्ट्रेट तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, लेकिन
ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, रिस्टोर हो जाए। और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो गया, वैसे ही नेगेटिव फीडबैक मेथड से, देखो ये नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव साइन बना हुआ, इसका मतलब होता है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक मेथड से एडीएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो एडीएच की नीड कब थी, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि एडीएच किन कंडीशंस में सिक्रीट होता है। चाहे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए, उस समय भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। चाहे आपकी बॉडी में एक्सीडेंटल लॉस के कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लड कम हो गया हो, उन कंडीशंस में एडीएच का सिक्रेशन होगा। एडीएच का काम क्या है, उस ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना। एक चीज़ और समझना चाहिए कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम के कम होने से जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो एक और तरीका है जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का। ब्लड कहाँ पर फ्लो होते हैं, ब्लड फ्लो होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल के ल्यूमेन को यदि कम कर दिया जाए, तो वॉल्यूम कम होने से प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एडीएच इज कॉल्ड एज द वेसोप्रेसिन। वेसो वर्ड का मतलब होता है, वेसो वर्ड का मतलब होता है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाए। को ब्लड वॉल्यूम कम होने से जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था, ब्लड वेसल के ल्यूमेन कम होने से ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। तो एडीएच दो तरह के रोल प्ले करता है, एक तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, और जब कभी ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उस प्रेशर को वापस नॉर्मल पर लाना। तो एक तो ये पहला हो गया, पहला रोल हो गया एडीएच का रोल। दूसरा एक पाथवे जो यहाँ पर काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो मैं उन गलतियों की तरफ इशारा करूँगा, और वो गलती आप ना दोहराएं, ये इस बात का ख्याल रखिए। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो रास मैकेनिज्म है, जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, ये किन कंडीशंस में हमारे बॉडी में ऑपरेट होता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं और तीनों इंटर रिलेटेड है। क्या क्या कंडीशन है, पहला है ए फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलस में यदि ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल्स से। इसी के कारण वहां पर जीएचपी क्रिएट होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन यदि ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई ही कम हो जाए, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो होने के कारण ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट, जिसको हम जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब तुम्हें लगेगा कि जीएफआर कम होने से क्या फर्क पड़ेगा। जीएफआर कम होने से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में। ये जो जीएफआर है, जीएफआर के जरिए ही तो हमारी बॉडी से, किडनी से यूरिया रिमूव होता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में, लेकिन वो एलिमिनेट कहाँ से होते हैं, किडनी से। और जो किडनी में अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वही उसी के जरिए तो यूरिया सेपरेट होता है। यदि ग्लोमेरुलस में प्रेशर ही डेवलप नहीं होगा तो यूरिया सेपरेट कैसे होगा। और यूरिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिया को टॉलरेट नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन फिल्ट्रेशन का रेट कम होने से ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये ज़रूरी है कि यूरिया का लेवल ना बढ़े और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाए, ताकि यूरिया हमारे बॉडी से यूरिन के साथ रिमूव होता रहे। तो इनमें से ये तीनों कंडीशन अलग अलग नहीं है, ये तीनों ही कंडीशन इंटर रिलेटेड है। यदि ग्लोमेरुलस में ब्लड का सप्लाई कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से जीएफआर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि तीनों ऑप्शन में है तो चौथा, मतलब आपसे ये सवाल यदि पूछा जाए कि रास मैकेनिज्म किन कंडीशंस में ऑपरेट होता है, तो इन तीनों में से हो सकता है कि तीनों ऑप्शंस हो, तो एक चौथा ऑप्शन ऑल जरूर होगा। यदि एक कोई ऑप्शन है
तो ज़्यादातर केसेस में ये वाला ऑप्शन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि रास मैकेनिज्म किन कंडीशन में ऑपरेट होता है, रास कंडीशन किन कंडीशन में ऑपरेट होता है, जब जीएफआर कम हो जाए। तो देखो किडनी इन कंडीशन को कैसे कोप अप करती है। तो ये जब कभी ऐसा होता है कि जीएफआर कम हो जाए, तो किडनी में एक सेल होते हैं ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसको जेजी सेल भी बोलते हैं, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का पार्ट है। वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम रेनिन कहते हैं। ये जो रेनिन है ना, दो तरह के रेनिन हमारे बॉडी में होते हैं, एक स्टमक में जो कि एंजाइम का काम करता है, वहां पर स्पेलिंग कहते हैं RENNIN, यहां पर एक सिंगल एन होता है RENIN। तो ये हार्मोन है, लेकिन ये एक्टिवेटर का काम करता है, रोल इसका एंजाइम की तरह है, लेकिन बेसिकली ये हार्मोन है। तो रेनिन का सोर्स क्या हो गया, जेजीए। तो एक बात ये याद रखना, रेनिन का सोर्स पूछा जाता है कि रेनिन कहां से रिलीज होता है, तो रेनिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज हुए। अब इसका एक्शन एक दूसरे इनएक्टिव कंपाउंड पर होता है जिसका नाम एंजियोटेंसिन है। ये जो कंपाउंड है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन होगा एक्चुअली, एंजियोटेंसिनोजन, ये सिक्रीट होते हैं कहां पर, लिवर के अंदर, लेकिन ये इनएक्टिव है। इस इनएक्टिव फॉर्म को कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन, और जब इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाम हो जाता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन। ये काम हो गया। अब क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है, और इसको बदलने वाला जो एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग्स में होता है। तो एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स से पास होता है ना, तो लंग्स में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो रोल करता है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और सोचो कि ब्लड वेसल का यदि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अल्ट्राफिल्ट्रेशन का रेट या जीएफआर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को भी स्टिमुलेट करता है। तो कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करने के कारण एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होगा। इस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिनरल के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अब ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन ये फिल्ट्रेट से वाटर और सोडियम को फिल्ट्रेट से डीसीटी के लेवल से ब्लड में लेके जाता है। तो ब्लड में जब सोडियम जाएगा, ब्लड में जब वाटर जाएगा, तो दोनों उसके कारण, दोनों के एंट्री के कारण ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ते ही ये जो ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई कम हो गया था, वो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रास मैकेनिज्म है ना, इसमें तीन केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीनों का सोर्स याद रखना। एक का सोर्स तो रेनिन एक कंपाउंड है, इसका सोर्स क्या है, जेजीएसएल, किडनी खुद है। दूसरा जो केमिकल रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन इज फाउंड इन लिवर। और तीसरा केमिकल है एल्डोस्टेरॉन, विच इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। तो ये तीनों केमिकल क्या क्या रोल प्ले करते हैं, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो दो केमिकल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब तीसरा केमिकल है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या इसको ANP भी बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन है, और ये पेप्टाइड हार्मोन एट्रिया की वॉल से सिक्रीट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किन कंडीशंस में, जैसे अभी हमने देखा कि रास मैकेनिज्म के ऑपरेशन से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और वो जो डिफाइंड लेवल है वहां तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो उन कंडीशंस में यदि लगातार ब्लड वॉल्यूम बढ़ता रहे तो किस ऑर्गन को ज्यादा काम करेगा, ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट,
तो जब हार्ट से ब्लड पास होना शुरू होता है तो उन कंडीशंस में हार्ट का जो अपर चैम्बर है, एट्रिया, वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? एएनपी या एएनएफ। एट्रियल की एट्रिया की वॉल से। तो एट्रिया की वॉल से जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा, इसका क्या काम है, ये करता क्या है? दो काम करता है। एक तो रेनिन को ये इनहिबिट कर देता है। रेनिन को इनहिबिट करते ही पूरा का पूरा रास मैकेनिज्म किस पर डिपेंड कर रहा था? रेनिन पर। तो रेनिन के इनहिबिशन के कारण जो ब्लड वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था, वो ब्लड वॉल्यूम अब बढ़ना क्या होगा? बंद हो जाएगा, नॉर्मल पर रिस्टोर हो जाएगा। दूसरा काम, ये जो एएनपी है, ये एडीएच के एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है। अभी हमने देखा था कि जो एडीएच है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का रोल प्ले करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का रोल प्ले करता है क्योंकि वहां पर ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था। ये क्या करता है? ये वेसोडायलेटर का रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे रखने के लिए, यदि प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो हम क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। यदि ब्लड वेसल का डायलेशन होगा तो ब्लड वो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल वाइड होने पर, जैसे ही ब्लड वेसल वाइड होगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो ब्लड प्रेशर घट के नॉर्मल पर रिटर्न हो जाएगा। तो एडीएच क्या करता था? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर करता था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ये वेसो डायलेशन करता है ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए। लेकिन ना तो एडीएच और ना ही एएनपी नॉर्मल से ना तो कोई घटाता है ना नॉर्मल से बढ़ाता है। कोई घटा रहा है। घटा कौन रहा है? एएनपी घटा रहा है। क्यों घटा रहा है? नॉर्मल पर लाने के लिए घटा रहा है। या फिर एडीएच, एडीएच जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, वो बढ़ा नॉर्मल से नहीं बढ़ा रहा है, नॉर्मल पर लाने के लिए बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ आप गलतियां करते हो, वो भी हमने बता दी। इनका क्या रोल है, एग्जैक्ट रोल क्या है, वो हमने आपको बता दिया। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस पार्ट में आप गलतियां नहीं करोगे। हमने देखा है कि बच्चे इस पार्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। आप गलतियां ना करें, यही हमारे इस चैनल का पर्पस है। आपको नीट एग्ज़ाम में यदि 15 to 20 मार्क्स का भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो आप रेस्पेक्टेबल नंबर तक पहुंच जाओगे और आपके क्वालिफाई करने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।